बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9th में चैप्टर 3 सेल का टॉपिक राइबोसोम डिस्कस करना है। राइबोसोम के अलावा हम गोल्गी ऑपरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे एंड साथ लाइसोसोम को भी डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम्स के हवाले से अगर देखें तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करें राइबोसोम्स पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसके मल्टीपल रूब्रिक्स होंगे जिसमें इसकी आपने डेफिनेशन डिस्कस करनी है, देन इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, देन कंपोजिशन आएगी, देन फंक्शन आएगा, एटसेट्रा, और साथ लास्ट पे डायग्राम्स भी आ सकती हैं। तो ये मल्टीपल जो है रूब्रिक्स हैं जिनको आपने याद करना है, ये पॉइंट्स हैं और एज एट आपने इनको बुक में लिखना है। हर एक पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एक MCQ भी है। तो डेफिनेशन के हवाले से हम बात करते हैं। राइबोसोम tiny granular structure which are membraneless यानी कि इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंसस में इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के लिए पहली बात हमने की टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा हमने कहा मेम्ब्रेनलेस होते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तीसरा हमने कहा प्रोटीन सेंसर, यानी कि इसकी एक डेफिनेशन के अंदर हमने 3 बातें मेंशन कर ली है। उसका फंक्शन भी मेंशन कर ली है, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी हमने शॉर्टली बात कर लिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इसका आ जाएगा नंबर 2 पर, इसकी नीड। राइबोसोम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखते हैं जी। क्यों राइबोसोम्स इतने इंपॉर्टेंट है? याद रखिएगा, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंसस। हमने कहा राइबोसोम्स क्या करते हैं, इनका रोल होता है किसमें? ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन याद रखिएगा मतलब है प्रोटीन सेंसस। प्रोटीन बनाने में ये इन्वॉल्व है, प्रोटीन सेंसस में इन्वॉल्व है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। आगे देखिएगा तो फिर इसका किसमें रोल आएगा? प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा सेल होता है, सेल का जो ड्राई वेट होता है 55% जो है वो प्रोटीन होती है, उसका ड्राई वेट का, यानी कि सेल का जो ड्राई वेट होता है उसका 55% क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन कौन बनाते हैं? राइबोसोम। तो इसलिए राइबोसोम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने इसके किसकी बात की है? इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हमने बात कर ली है। तो आगे चलते हैं, इसके नीड के बाद सेकंड हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में क्या क्या डिस्कस करते हैं? स्ट्रक्चर में बेसिकली इसकी कंपोजिशन हम लिख लेंगे। हम लिखेंगे राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स, 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 अगर देखें तो यहां पर प्रोटीन होती है। नंबर 2 पे देखें तो राइबोसोमल RNA होता है। अगर इनकी कंपोजिशन देखी जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, यानी कि 50% ऑलमोस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूं, याद रखिएगा एग्जैक्टली एक जितने नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट का वर्ड आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसके ये स्ट्रक्चर में आपने मेंशन कर लिया, पहले डेफिनेशन लिखी, फिर नीड लिखी, फिर स्ट्रक्चर लिखी। अब हम चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की जानब। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ components of ribosomes.
Ribosomes are composed of two units. ये दो यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। याद रखिएगा वो कौन कौन से यूनिट्स हैं। एक हम लिखते हैं लार्ज सब यूनिट यू कैन से, और दूसरा जो होता है वो होता है स्मॉल सब यूनिट। ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, ये दो सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। जो बड़ा सब यूनिट होता है, अगर यूकैरियोट की बात की जाए, यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए, तो बड़ा सेल जो सब यूनिट होता है ये होता है यहाँ पर 60s, और छोटा होता है 40s। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया, आप इसे याद कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये इसके कंपोनेंट्स आ गए, इसी के यूनिट्स आ गए। फिर हम देखें तो इसके फंक्शन की तरफ आते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन के हवाले से हमने डिस्कशन की इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंसेस। प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और प्रोटीन सेंसेस को हमने नाम दिया है ट्रांसलेशन का। तो अब हम देखते हैं कि ये बुक के अंदर इसके डायग्राम्स के हवाले से हमने डिस्कशन कर लेनी है कि इसकी डायग्राम कैसे है। ज़रा गौर करें तो ये आपके पास राइबोसोम का सारा टॉपिक आ गया, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट बताया गया, ये स्मॉलर सब यूनिट है। यहाँ पे आपस में इकट्ठे हुए तो हम कंप्लीट इसको राइबोसोम कहते हैं। यहाँ पर ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है। आप देखें तो ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के पास क्या होता है जी, मैसेज होता है। एज यू नो कि इसके पास ये मैसेज होता है जो इसने डीएनए से लिया होता है। देन स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है, और यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है। इन ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, कैरी करते हैं अमाइनो एसिड्स को, फिर अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए देखें, ऊपर इसने अमाइनो एसिड को कैरी किया हुआ है। तो इस तरह से ये प्रोटीन यहाँ पे बनती है। ये एक कंप्लीट इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था। इसके बाद अगर देखा जाए तो सेकेंडली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, वो है गोल्जी ऑपरेटर्स के हवाले से। गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स के हवाले से भी उसी तरह से हमने देखिए, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ये शॉर्ट आता है, तो हमने नंबर फर्स्ट पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन के हवाले से सबसे पहले लिखता हूँ, आपने इसकी डेफिनेशन मेंशन करनी है। डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेन ऑर्गेनल present in यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, हैव ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और किस में मौजूद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं गोल्जी apparatus are composed of sac-like structure.
सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, यहाँ पर भी सिस्टर्नी है, आपने ईआर के अंदर देखा, वहाँ पर भी सिस्टर्नी कहते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर थे। तो अगर इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को ज़रा ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो कैसे ड्रॉ हो सकते हैं, देखिएगा। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, किसका, गोल्जी अपरेटस का। गोल्जी अपरेटस, ये आपके पास गोल्जी अपरेटस मौजूद है। इसकी एक ये जो आपको स्ट्रक्चर ट्यूब नज़र आ रही है, इसको आप क्या बोलते हैं, ये है एक सिस्टर्नी। यहाँ पर सपोज करें इसको आप कहते हैं ये एक सिस्टर्नी है। तो आपने देखा सिस्टर्नी का जो ये पूरा स्टैक बन जाता है, तो इस स्टैक को क्या बोल रहे होते हो आप, इसको गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये इसके शॉर्ट स्ट्रक्चर के हवाले से। फिर इसकी एक और बात हम कर सकते हैं कि यहाँ से एक साइड से बन रहा होता है, एक साइड से ये टूट रहा होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस में नंबर फर्स्ट पर अगर हम लिखें तो ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। यानी कि ये क्या कर रहा होता है, ये मॉडिफिकेशन करता है, फिर मटेरियल को यानी कि प्रोटीन्स को भी आप कह सकते हैं, फिर इनको पैक करता है वेजिकल्स के अंदर। मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ मटेरियल इनटू सैक्स। वो सैक्स क्या हो सकते हैं, वो लाइसोसोम हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन में इसका लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। याद रखिएगा लाइसोसोम्स क्या हैं, ये भी ऑर्गेनल्स हैं। इनके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। वो एंजाइम जो बने ईआर पे थे, पैक किए गोल्जी अपरेटस ने, और लाइसोसोम में वो स्टोर है। एक ये हो गया। उसके बाद जब ये पैकिंग हो जाती है तो फिर ये क्या करता है, सेक्रीशन कराता है। सेक्रीशन ऑफ वेजिकल्स। तो उन वेजिकल्स को सेक्रीट करवाता है, सेक्रीशन कराता है, जो जिनके अंदर पैक किया था, यानी कि पैकेजिंग, लाइसोसोम फॉर्मेशन, वेजिकल्स। ये आपके पास इसके फंक्शन आ गए। तो इनके आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं, लाइसोसोम फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन, सेक्रीशंस, मल्टीपल। इसके साथ अगर आप देखें तो और भी ऑर्गेनल्स यहाँ पर बनेंगे, जिसको आप कहते हैं लाइसोसोम, प्लस आप कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम भी बनाए जाते हैं। एक और मैं लिख देता हूँ, पैराऑक्सीसोम भी बनाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम प्लस पैराऑक्सीसोम, प्लस में एक और लिख देता हूँ, प्लस वैक्यूल भी बनाए जाते हैं। वैक्यूल भी बनाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ जो है ये काम किसके होते हैं, ये गोल्जी अपरेटस के काम होते हैं। अच्छा, एक और इसका फंक्शन लिख लेते हैं। नंबर 4 पर ये था, नंबर 5 नेक्स्ट। तो इसकी डिस्कवरी भी आप मेंशन कर सकते हैं। डिस्कवरी को आप स्टार्ट में लिख सकते हैं। डिस्कवरी इसकी किसने की थी, याद रखिए उसका नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कब की थी, 1898 के अंदर। ये एक शख्स था कैमिलो गोल्जी, उसने इसकी डिस्कवर की थी। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारा इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है वो है लाइसोसोम। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइसोसोम। लाइसोसोम के लिए नंबर फर्स्ट पर हमने क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन
क्या है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो पहला इसकी डेफिनेशन के हवाले से लिखते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड organelle that is found in eukaryotic cell, शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ तक कि आगे आप लिख सकते हैं इसके पास मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, इसके पास मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन दूसरी आप लिख सकते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम क्या बताएंगे, these are composed of many enzymes। ये बहुत ज़्यादा एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसमें एक दो मैं लिख देता हूँ, जैसा कि लिखता हूँ हाइड्रोलेजेस। बहुत सारे हाइड्रोलेजेस होते हैं। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि पानी यानी कि पानी की मौजूदगी में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की डाइजेशन कराते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस। तो कंपोजिशन में इसके पास बहुत ज़्यादा क्या मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं इसके पास एंजाइम्स। फिर हम चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। देयर आर मैनी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, जिसमें हमने चंद एक का जिक्र करना है। नंबर फर्स्ट पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दूसरा यहाँ पर मेंशन करूँगा ऑटोफेगी, ऑटोफेगी। एक आगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरी आगे ऑटोफेगी। अच्छा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होती है? सपोज करें मैं यहाँ पर एक सेल बना रहा हूँ, ये एक सेल बना दिया है, शॉर्ट सा मैंने एक सेल यहाँ पे बना दिया, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मैं ये कहता हूँ कि ये मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है गोल्जी अपरेटस भी मौजूद है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बनाता हूँ, ये मौजूद है जी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस मौजूद हैं। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ लाइसोसोम मौजूद हैं, ये लाइसोसोम आ रहे हैं। अब ये यहाँ से वेजिकल्स हैं, वेजिकल के बाद मैं इसको कहता हूँ ये लाइसोसोम है। अब ये पहले होता है प्राइमरी लाइसोसोम, इसको अगर लिखें तो कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, आप लिखेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। यहाँ से बाहर से फूड पार्टिकल आ रहा है, ये एक फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। जब बाहर मौजूद है तो ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल जो है सेल के अंदर आ जाता है, सेल के अंदर जब आएगा तो जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन को भी साथ लेके आएगा। अब ये बन जाता है फूड वैक्यूल बन जाता है, फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल जब सेल में मौजूद है और इसके पास फूड पार्टिकल भी मौजूद हैं, अब यहाँ से मल्टीपल जो लाइसोसोम है वो इकट्ठे होके इसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। यूँ जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये क्या बन जाता है, इस तरह से। अब ये जो यहाँ पे मौजूद है इसको आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसने वो जो फूड पार्टिकल बाहर से आया था, फूड वैक्यूल बन गया था, अब फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल है उसकी डाइजेशन शुरू करा देनी है। यानी कि यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी, डाइजेशन शुरू होना चाहिए। तो डाइजेशन जैसे शुरू हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट आयंस या मिनरल्स या फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स होंगे उनको सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवा दिया जाएगा, जो बाकी बचेगा उसको वहाँ से सेल से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो पहला हमने फंक्शन पढ़ा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर की डाइजेशन की बात की।
एक होती है सेल के अंदर, एक होती है सेल से बाहर। जो सेल से बाहर होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, और जो सेल के अंदर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ये एक था। नंबर सेकंड हमने लिखा है ऑटोफेगी। नंबर सेकंड पर हम मेंशन कर रहे थे ऑटोफेगी। अच्छा, ऑटोफेगी का अगर नाम देखा जाए तो इसके दो मतलब है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेगी का मतलब है ईटिंग। इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग, खुद को खाना, खुद को खा जाना। सेल्फ ईटिंग कैसे होती है, याद रखिएगा। जब कोई सेल अपने ही पार्टिकल्स को खा रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ईटिंग कहते हैं। सपोज करते हैं मैं कहता हूं सेल के अंदर मौजूद था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको खत्म कर रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया पुराना, माइटोकॉन्ड्रिया जब पुराना हो गया तो इसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो खत्म कैसे किया जाएगा, जाहिर सी बात उसको ऑटोफेगी से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद तो है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल नहीं है तो एनर्जी तो ये टेक कर रहा है, तो इसलिए उसको खत्म करवा दिया जाता है। तो ये होती है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑटोफेगी जो है इसके ऊपर जिस शख्स ने ऑटोफेगी को डिस्कवर किया था उसको इस पर नोबेल प्राइज भी मिला था। ऑटोफेगी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। रमज़ान शरीफ में जब हम रोज़े रखते हैं, हमारे सेल भूखे होते हैं, उस वक्त हमारे सेल के अंदर मटेरियल नहीं होता, तो सेल के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। किस प्रोसेस से, ऑटोफेगी से। तो ऑटोफेगी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है जो सेल का होता है, और सेल में किसका है, ये लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी के हवाले से भी हमने यहाँ पे डिटेल शेयर की है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन की है देखते हैं। अच्छा, लाइसोसोम को हम अपनी बुक से भी देख सकते हैं। बुक में देखिएगा, ये राइबोसोम है, और राइबोसोम के बाद जो है वो क्या मौजूद है, अच्छा इसमें देखिएगा गोल्गी अपरेटस के हवाले से हमने डिस्कशन कर ली है, लाइसोसोम के हवाले से यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है। देखिए ये लाइसोसोम मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, इसके अंदर वाला जो पार्ट है, खाली जगह जो होती है उसको ल्यूमेन कहते हैं। बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके साथ प्रोटीन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैं। जाहिर सी बात इसने यहाँ पे डाइजेशन करानी है, तो वो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फिर उनका कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उनकी डाइजेशन हो जाएगी। और इसके बाद ज़रा देखें तो यहाँ पर ये एक डायग्राम जो सिंपल से हमने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखें ER मौजूद हैं, ये गोल्गी मौजूद हैं, देन यहाँ से लाइसोसोम बने हैं। तो फूड वेक्यूल आया था, हमने कहा फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल जब सेल में आ गया तो वो फूड वेक्यूल बन गया। फूड वेक्यूल के साथ लाइसोसोम मिलते हैं तो ये बनते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, या फिर उनको डाइजेस्टिव वेक्यूल भी कहते हैं। अब वो यहाँ से डाइजेशन होने लग जाएगी, जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सेल को दे दिए जाएंगे, जो वेस्ट हैं उनको बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म, यहाँ से फूड आ रही है, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में चेंज हुआ है, फूड वैक्यूल आगे किसके साथ मिला है, लाइसोसोम के साथ। ये सेकेंडरी यहाँ पे डाइजेशन का मतलब है डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया। ये यहाँ पे डाइजेशन होगी, डाइजेशन होने के बाद इंपॉर्टेंट आयंस, मिनरल्स और फूड मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल को दे दिए जाएंगे, बाकी जो है उसको रिमूव करवा दिया जाएगा। तो ये एक डायग्राम है, आपने याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट सा है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन का जिक्र हुआ है, एंड लास्ट पे ऑटोफेगी। ऑटोफेगी के हवाले से मैंने आपसे डिटेल शेयर कर ली है। तो हमने ये यहाँ पे लाइसोसोम को डिस्कस किया है, गोल्गी अपरेटस को डिस्कस किया है। इसके डायग्राम आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर इनको एज ए ड्रा करना है, और इस डायग्राम को भी आपने अपनी बुक में ड्रा करना है नोटबुक के ऊपर। देन हमने राइबोसोम्स के हवाले से बात की। राइबोसोम्स के ये दो डायग्राम्स मौजूद हैं, ये वाली भी, या ये उसके यूनिट्स की हैं, और ये कंप्लीट राइबोसोम की है। और यहाँ पर ट्रांसलेशन जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो इन तीनों को आपने अच्छी तरह से अपनी बुक के अंदर, नोटबुक्स के अंदर राइट अप करना है। तो इसके साथ हमने 3 टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं जो सेल ऑर्गेनल थे, जिसमें राइबोसोम्स हैं, गोल्गी अपरेटस हैं और लाइसोसोम्स हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की डिस्कशन करनी है और साथ साइटोस्केलेटन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट्स देने हैं, सजेशन देने हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को फ्रेंड के साथ शेयर करना है। उसके साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। वहाँ पे आपको मल्टीपल MCQ मिलेंगे क्योंकि आपको पता है फेडरल बोर्ड के अंदर 50% आपके पेपर का MCQ होंगे। आपको पास पेपर MCQ मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारे अपने डेवलप्ड होते हैं वो। और इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।